है। टोटल कितनी है? 0.6%। ये याद कर लेना कि ओवरऑल टोटल जितनी जनसंख्या है उसमें से अनुसूचित अर्थात जनजाति एसटी का परसेंटेज कितना है? 0.6%। हाँ, ओवरऑल। आगे लिखो, अगला पॉइंट करके उसके आगे लिख लो। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति, प्रदेश में अनुसूचित जनजाति रहित 2 जिले अयोध्या और जालौन है। कौन है? अयोध्या और जालौन, 2 जिला। ठीक, 2 पॉइंट हुआ। अब उसके आगे अगला लिख लो। आगे लिखो, वर्तमान जनगणना के अनुसार, भाई बार बार 2011 ना लिखो, ऐसे लिखो। वर्तमान जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनजातियां सोनभद्र जिले में, सोनभद्र जिले में तथा सबसे कम बागपत में पाई जाती है। बागपत सोनभद्र में सबसे ज्यादा, बागपत में सबसे कम पाई जाती। अच्छा, ये अनुसूचित जनजाति जाति दोनों के लिए है, क्योंकि बागपत में तो अनुसूचित जाति 80 कम पाई जाती थी, एसटी भी कम पाई जाती है। एसटी सोनभद्र में सबसे ज्यादा है, ये लिखे हो ना। एसटी जो है सोनभद्र में सबसे ज्यादा और बागपत में सबसे कम है। ठीक, अयोध्या और जालौन रहित है। हाँ, अयोध्या और जालौन 2 जिले ऐसे हैं जहाँ क्या है भाई नहीं है। देखो है क्या, अभी लिख लेना। आगे जो जैसे कुछ जनजातियां हैं, जैसे भुक्सा हो गई, कुछ और हो गई, अभी आगे जो पढ़ोगे या किताब में देखोगे तो उसमें ये सब बाहर से आए थे। कुछ मूल स्थान तो है नहीं इनका यहाँ पे, बाहर के वहां से आए। कुछ है मंगोल से संबंधित माने जाते हैं, वहां चले आए, जगह मिल गई, रुक गए, तो धीरे धीरे उनका हुआ प्रचार। अब आगे लिखो, एक पॉइंट करके आगे लिख लो। आगे लिख लो, वर्ष 1967 क्या हुआ? लिखो, वर्ष 1967 में 1967 वर्ष 1967 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, वर्ष 1967 में ये पूछा भी गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था। 5 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था। आगे लिखो, जो निम्न है। सूचीबद्ध किया गया था, जो निम्न है, और उसी के आगे डैश लगा लो। है के आगे लिखो, थारू, भुक्सा, जौनसारी, भोटिया तथा राजी, कौन सा है अगला? राजी। कितनी जनजातियां हैं? 5। ठीक, राजी। भुक्सा और थारू सब 2 ज्यादा। अपने यहाँ भुक्सा के थारू पूछते भी हैं। देखो अब प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वप्रथम किस वर्ष
जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था 1967 में। देश कब आजाद हुआ? 47 में। ठीक, इनको एक सूचीबद्ध किया गया था कौन कौन सी हैं, और उसमें संख्या कितनी थी? 5 पूछा गया था। पहला जो प्रश्न आया था, प्रश्न ये था पीसीएस प्रॉपर में जब टिक मार्क होता था मेंस, उसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जातियों में जनजातियों को सूचीबद्ध कब किया गया था? 1967 में। ठीक, कौन कौन सी जातियां, किसमें कौन कौन सी जनजातियां हैं। देखिए काफी चीज ऐसा हुआ है, कुछ ओबीसी को एसटी में कन्वर्ट किया गया है, तो देखते रहते हो बीच बीच में होता रहता है, हो भी जाता है। अब एक बार पिछले अखिलेश से पहले जब मुलायम सिंह जी थे तो कुछ जातियों को इन्होंने कहा था कि उनको एससी में रखा जाए, और फिर उनको कहा कुछ को जनरल में। मामला इनका फंसा कहा क्योंकि इन्होंने यादव के लिए कहा ये वहीं रहेंगे जहां पर हैं। तो अब दूसरे लोगों ने कहा है यादव तो मजबूत हो गए हैं तो इनको जनरल में कर दो, तो उन्होंने कहा नहीं फिर ये बिल ही नहीं जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन यादव कहाँ रहेंगे? वहीं रहेंगे जहां उनको रहना है। और उसी आधार पर कुम्हार और कुछ जातियां थी जिनको जनजातियों में करने के लिए उसमें एससी में करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो ये पहला कब आया था उत्तर प्रदेश में ये नियम? 1967 में। जातियों की संख्या कितनी थी? 5। अब मान लीजिए पेपर थोड़ा टफ बन जाए तो पूछा जाए निम्नलिखित में से उन 5 जनजातियों में किसे सूचीबद्ध नहीं किया गया था। तो याद कर लो, थारू भुक्सा है, भोटिया है, राजी हैं और जौनसारी हैं, बस इतने हैं। इसके अलावा जो भी दे देंगे, गोंड है और कोई है, वो इसमें नहीं थे क्योंकि वो पहले से थे, उनको सेंट्रल में तो सरकार ने पहले से मान लिया था। कुछ जनजाति है, जैसे राजस्थान में जनजाति पाई जाती है मीणा। ठीक है, मीणा जैसे आप चले जाओ रेलवे स्टेशन चले जाओ, चंद्रशेखर मीणा करके जो यहाँ पे वो हैं, अरे तुम्हारे स्टेशन मास्टर हैं, तो मीणा क्या है? राजस्थान की है, क्या है? जनजाति है। बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि लगभग राजस्थान की जो मीणा जातियां हैं वो इतना ज्यादा पढ़ी लिखी हो गई है, उनका वर्ग उच्च हो गया है, इनको हटा दिया जाए, इनको भेजा जाए एससी में। तो इन लोगों ने कहा ये मेरे जीते जी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जितने आईएएस का रिजल्ट आता है और जो उसमें रिजर्वेशन 7.5% का दिया गया है, लगभग उसमें 2.5% या 2% मान लो कम से कम यही लोग हो जाते हैं। क्यों? देखिए हैं पढ़े लिखे ज्यादा, मैरिड इनकी जाति कम, और जिस दिन इनको ऊपर भेज दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीणा जनजाति का परसेंटेज अपने आप गिर जाएगा। सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट में इनके विषय में बात अकेले कही गई थी, ये मार्च पास्ट करने के लिए तैयार हो गए थे। सीधी सी बात है, जैसे आप लोग हो, आपको फायदा नहीं मिलेगा जो जनरल कैंडिडेट है ओबीसी का, इसी में से कोई एससी कैंडिडेट या एसटी कैंडिडेट लड़का हो, उसका आईएएस सिर्फ नाम आ जाए, पूरी लिस्ट में नीचे से सबसे नीचे रहे, और जब रिजर्वेशन लगेगा तो मान के चलना कम से कम आईपीएस हो जाएगा तुरंत, 100 तत्काल में। जनरल में तो बिटिया क्या किया जाए, वो तो जहाँ रहेंगे बेचारे वहीं बराबर बने रहें। वो अच्छे नंबर लाने के बावजूद आईआरएस बहुत अच्छे हैं तो कलेक्टर मिल जाएगा, लेकिन नहीं तो ज्यादातर किसी को पता करोगे 200 प्लस गए, 150 किधर आए, तो पता लगा क्या मिला आईआरएस कोई एक विभाग, और उनका नीचे का देखिए। हम ये रिजर्वेशन कुछ कह नहीं रहे, एक कंडीशन है। हमारे यहाँ एक भैया थे, बिहार विश्व में डीआईजी हैं, उनका नाम है जयंतकांत जैन। ठीक है, हालांकि ऑनलाइन सिस्टम है, तो उनकी रैंक आई थी लगभग 526 या 27 थी, और लोगों की सौरभ भैया थे, शुक्ला थे, उनकी रैंक आई थी लगभग 200 के आसपास, उनको नहीं मिला। लेकिन जब उनके रिजर्वेशन बना तो सीधा एसपी हुए थे। कहाँ थे? 500 समथिंग में, और रिजर्वेशन कन्वर्ट किया गया, एसपी हुए। आज की डेट में डीआईजी हैं, और चल रहा है वर्तमान में रामविलास पासवान के दामाद है। बात समझे कि नहीं? एक तरीके से अभी बात इतना ना जाए, हालांकि तो कहीं जाएगा नहीं। तो इस समय डीआईजी, अब उसके बाद बचा क्या है उनके पास? आईजी 40 साल की उम्र में डीआईजी हो गए हैं। अब हमको तो लग रहा है डीजीपी से रिटायरमेंट होंगे। उन्हीं के साथ सौरभ भैया आज भी आईआरएस हैं, और शायद अब हमें लगता है उन्हें ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद भी हमें लगता है 1 साल में नहीं हुआ, 6 महीने 7 महीना हुआ मिला है। क्यों? और जबकि उनसे उनकी बेटर कम से कम 250 अच्छी रैंक थी, बहुत ऊपर थी, लेकिन उनको तो कुछ नहीं मिलना था। लेकिन ये ठीक है भाई, बहुत संघर्ष किए हैं लोग, उसको कुछ बोलने लायक। आईपीएस के लिए 200 के अंदर रैंक होनी चाहिए लगभग के लिए, वैकेंसी के अनुसार ये मान लो आईएएस के लिए 80 के अंदर होनी चाहिए। आईएएस के लिए तो 100 नहीं रह गई है माना जाए। देखिए जैसे पिछली बार 800 के आसपास 700 आ गई थी। ठीक, अब इन लोग का है कि अगर 250 पहुंच जाए, आईआरएस की हाँ एक कमाई है। ठीक है,
आगे लिखो, क्या लिखे हो? 1967 में कितनी जातियां थी? 5, है ना? और याद कर लो नाम उसके। मान लो पूछा जाए 1967 में किसको सूचीबद्ध नहीं किया गया था, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखो, उसके आगे। हाँ, अगला, राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों में, राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों में थारू, भुक्सा दोनों हैं। उसे भुक्सा भुक्सा ऐसे भी कहते हैं, और किताब में लिखा भी ऐसा। और अरे वो होता है यार, एक ही इसी का सभी जगह, क्योंकि ये जैसे आपने पूछा, ये पूछा भी गया है तो बुकों में आ गया है कि भुक्सा अभिलिख भुक्सा, वो एक ही लिखा रहता है उनका। वैसे भुक्सा नहीं, उनका बीएच है, यही है उनका, ऐसे लिखते हैं, ये समझ रहे ऐसे करके, ठीक है। क्या लिखे हो? भुक्सा खरवार, जैसे उसे खैरवार भी कहते हैं, भुक्सा खैरवार। बेटिया देखो नाक से खोल रही, कौन कौन सी जातियां हैं ये लिखना पड़ रहा है पीछे। खैरवार, बच्ची पीछे जो बैठी, खैरवार आदि प्रमुख जातियां हैं, आदि प्रमुख जातियां हैं। अब उसके आगे लिखो, अगला, वर्ष 2023 में, 23 नहीं 3, वर्ष 2003 में केंद्र सरकार द्वारा, वर्ष 2003 में केंद्र सरकार द्वारा 10 जनजातियों को, 10 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था। 10 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था। नीचे लिखो, एक पॉइंट करके लिखो आगे। राज्य सरकार की, इंपॉर्टेंट में, राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर, राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा किसी भी जनजाति को सूचीबद्ध किया जाता है। राज्य सरकार की सिफारिश के द्वारा केंद्र सरकार, क्या लिखे हो स्टार्टिंग में, क्या स्टेटमेंट बनाए हो? हाँ, राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा किसी भी जनजाति को सूचीबद्ध किया जाता है। इसी आधार पर केंद्र सरकार ने, इसी आधार पर केंद्र सरकार ने सर्वप्रथम, इसी आधार पर केंद्र सरकार ने सर्वप्रथम 1967 में उत्तर प्रदेश की कुछ जातियों को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किया था। एक प्रश्न पूर्ण विराम लगा लो। भारत देश अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश से पहली बार कब के, ये सभी को लगभग मालूम है, से लिखवा दिए कि राज्य सरकार जब लिख के देती है तो केंद्र सरकार उस पर पुनः जो सिफारिश यहाँ से जाएगी उस पर विचार करती है। अगर सही लगता है तो कर देती, नहीं सही लगता तो नहीं करती। तो पहली बार केंद्र सरकार ने कब किया था उत्तर प्रदेश के संबंध में?
ये मालूम है कि राज्य सरकार को इस पर विशेषाधिकार बिल्कुल नहीं प्राप्त है। आप लिख कर लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे, इन जातियों किसमें रखना चाहते हैं, इन जातियों किसमें करने ना करने की जिम्मेदारी अर्थात उसका दायित्व किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो पहली बात लिख के ना दे तो नहीं, तुम्हारे यहाँ कोई समस्या नहीं है तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, उसी तरीके समझो। सरकार नहीं देख सकती, केंद्र सरकार कमीशन बनाना पड़ेगा जब तुम्हारे स्टेट में कोई समस्या हो। ठीक, कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तभी उस पर कार्य करेगी जब राज्य सरकार एक सिफारिश पेश करेगी ना कि हमें इसकी आवश्यकता है। जब आप जैसे हम ही लोग हैं, दूर मत जाओ, किसी चीज की जरूरत है तो हम लोग जाते हैं अपने यहाँ कलेक्टर से, सब कहते हैं कि सर जी हमारे यहाँ नहीं है, ठीक, तभी तो मिलेगा, नहीं कहाँ से मिलेगा। जैसे पानी है, पानी का जो बहाव है लगभग लेट हुआ इस बार, ठीक है, अरे हर जगह की बात है, हरदोई हो चाहे लखनऊ चाहे इलाहाबाद, पानी जो है खेत सिंचाई हो चुकी है गेहूं की, और पानी का बहाव 3 दिन पहले आया है। तो अगर यही बात हम लोग कुछ दिन पहले, लगभग आज 20 है, 10 तारीख को जा करके अगर हम 10 को या 5वें कलेक्टर से मिल लेते कि साहब गेहूं तो बोए इतना दिन हो गया है, पानी कब आएगा, मार्च में कटाई के समय, तो तुरंत तत्काल में अगर इतना संज्ञान में लेते तो तुरंत नहीं, एक लेटर मार करके रख देते। अपने घर जाने से पहले सिंचाई बोर्ड का जो ऑफिसर हो तो उसको सूचित कर देते कि किसानों की पानी की तत्काल में आवश्यकता है, हर कीमत पर पानी उसे छोड़ा जाना चाहिए। सीधी सी बात है, जैसे आपने कहा ना, मतलब एक समझने के लिए कह रहे हैं। तो अगर कोई समस्या प्रदेश की होगी, ये नियम है, वो आप बना करके वहां भेजोगे तब मान्य होगी। केंद्र का भी कैंडिडेट रहता है राज्य में, कहाँ पे केंद्र का कैंडिडेट राज्य में रहता है, संसद सांसद के रूप में। हाँ, तो वो बात वहां उठाएगा। जैसे मान लीजिए सांसद है तो उसकी जो अधिकार सीमा है वो अलग है। सांसद जब जाएगा, असेंबली में बैठता है तो पॉलिटिकल चीजें हैं, असेंबली में जाएगा तो यहाँ की अच्छाई और बुराई, अच्छा क्या है, हमारे यहाँ क्या हुआ क्या नहीं है, उसकी बात उठाता है, ठीक है। लेकिन ये मैटर अलग है, बात समझ रहे हो, इस पे करने की पावर यहाँ के शासना प्रमुख को है, यहाँ के सीएम को, वो देखेगा। सांसद सारी चीजें नहीं, वो सिर्फ बात को बताता है कि ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए, ये हमें जरूरत है। स्पीकर साहब सुनते हैं, कभी कभी देखते हो, कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक बार विधानसभा में रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि मैं 1.5 साल से 4.5 करोड़ रुपया मांग रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो महाना साहब थे इस समय स्पीकर, उन्होंने कहा कि बताओ, तो क्या सर जी आज हमारी बात सुन लीजिए, मैं पिछले सत्र से वही बात कह रहा हूँ, तो कहन बताइए। तब महाना ने कहा था कि यहाँ से पैसा मिलने हम दिला देंगे, परेशान न भी कह देते हैं, लेकिन क्या आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से रिक्वायरमेंट रखी, लेटर बना के प्रस्तुत किया? यहाँ उत्तर प्रदेश का मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री ना। तो जो समस्या तुम्हारी ना निपटाई जाए मुख्यमंत्री से, वो मुख्यमंत्री कहाँ बैठता है? विधानसभा में। जब वो तुम्हारा कोई काम ना करे तब तुम महाना साहब से कहोगे, जो सबसे ऊपर सीट पे है ना, तुम उनसे कहे नहीं, तुम अपनी नाइट में हो, उनसे कहोगे नहीं तो पाओगे कहाँ से? तो पहले वहां जाइए, एक सीक्वेंस बना हुआ है, वहां सिर्फ बात उठाई जाएगी और वहां तुरंत आपसे कहा जाएगा कि आपके जिले की जो आवश्यकता है हरदोई की, क्या इस चीज से सीएम साहब पर कभी कहे, जिस पर प्रकाश डालिए, आप उसे कहिए, नहीं कहोगे तब हम सीएम साहब से कहेंगे। वो है उस प्रक्रिया, डायरेक्ट नहीं, सिस्टम बना हुआ है। कौन है रघुराज जी? रघुराज को 4.5 करोड़ रुपया मिलेगा और लगभग 1.5 साल अटक गया। अरे वो 4.5 करोड़ की रेंज रोवर पे चल सकते हैं, जनता की नहीं 4.5 तो वो सेवा कर सकते हैं। बहुत मतलब खुले शब्दों में उन्होंने बोला, मैं नलकूप नहीं है मेरे यहाँ और नल नहीं लग रहे हैं, और पता नलकूप कौन सा जमाना है, 3-4 पॉइंट गिनाए थे। तो महाना साहब ने कहा परेशान ना हुए, सीएम साहब से मिलिए और आपकी समस्या सुनी जाएगी और कुंडा क्षेत्र में जो कमियां हैं दूर की जाएगी, लेकिन आप क्रम से तो आइए। चल अब आगे लिख लो। हमारे को एक बात जानो, प्रतापगढ़ जिले में चले जाओ, जहां से रोड खराब वहीं से रघुराज प्रताप सिंह का एरिया शुरू है। जहां से रोड खराब, व्यवस्थाएं व्यवस्थित, 4-7 बजे दुकान बंद हो जाए, 8 बजे उजालो नहीं इलाका है। चलो अब आगे लिखो। 2 हैं, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनजातियों को परमिशन कब दी? 67 में। दोबारा कब दी है? 2003 में। 2003 में कितनी जनजातियां और 67 में 5। ये था, याद रखना। अब आगे लिख लो, अगला पॉइंट करके आगे लिखो। एक हेडिंग डालो, थारू। हेडिंग डालो, थारू। थारू किसने पूछा? ये सब जनजातियां हैं, सब जाएंगे, कुछ 4-6 दिन के सबके संपर्क में रहा तो बहुत चीज सीखे को मिल जाएगी।
बार बार बताओ। चलो, थारू जनजाति हेडिंग डाल लो, उसके नीचे लिखो थारू जनजाति, सबसे ऊपर बनेगी हेडिंग थारू, नीचे लिखो थारू जनजाति के लोग प्रदेश के तराई क्षेत्र, थारू जनजाति के लोग प्रदेश के तराई क्षेत्र जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, प्रदेश के तराई क्षेत्र जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती आदि जिले में निवास करते हैं। आदि जिले में निवास करते हैं। अगला लिखो, अगला पॉइंट, ये जनजातियां व्यक्तिगत अर्थात अपने आप को, ये जनजातियां व्यक्तिगत अर्थात अपने आप को किरात वंश से संबंधित किरात वंश से संबंधित करती हैं। पूर्ण विराम लगाओ। किरात जानते हो ना? किरात गए बेटिया, देखी होगा भी किरात? नहीं देखे? एकलव्य को देखे थे? नहीं देखे थे। चेहरा एकलव्य का फोटो देखे होगे ना? हाँ, जो बांधे होते हैं इसे, ठीक है, एक पट्टी टाइप के बांधे होते हैं, पट्टियों में कुछ ना कुछ यहाँ पे जैसे कुछ होता लगाए रहते हैं, ठीक है, बीच बीच में। उसके बाद धनुष होता है उनके हाथ में, एक बाण होता है, कपड़ा उनका यहाँ तक होता है। लगभग उस जमाने में तो जानवर की छोटे मोटे खाल हुआ करती थी। एक वस्त्र पहने होते हैं, वस्त्र से पूरा ढका होता है, लेकिन इतना। और दूसरी विशेषता, बाएं पैर में कड़ा पहने होते हैं, ठीक। हिंदू धर्म के अगर हो तो इतना समझ सकते हो, किरात वंश, किरात से एक बार भगवान शिव से झगड़ा सुने नहीं थे कि किसी ने कोई पूजा कर रहा था, अरे अर्जुन अपने आप बड़ा धनुर्धर थे ना, ठीक है, यही तो है उसमें, नहीं धर्म में है, हिंदू धर्म की बात है। बहुत धनुर्धर मतलब एक समझे जाते माने जाते, तो भगवान शिव ने क्या किया था कि उनकी परीक्षा लेने के लिए किरात का रूप धारण किए थे, और जिनको ये मारते थे उसको मार दिए पहले। तो बड़ा परेशान हो गए, क्योंकि सब पुजारी थे भोलेनाथ के, लगभग देवी देवता धर्म में कहा जाता है। जब ये थक गए, हार गए, पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान शिव को याद किए कि ऐसा क्या है, गांडीव धनुष हमारे पास है, तो मतलब तीनों लोग सलाह उससे परेशान रहता है, और एक मामूली से जानवर को नहीं मार पा, लेकिन जैसे इन्होंने आंख बंद की तो उस किरात में भगवान शिव नजर आए थे। तो वो एक मतलब यहाँ से समझना हो, नहीं देख लो की प्रतिमा है, धर्म में उसमें है, कभी पढ़ते ही नहीं हो, हो गया कभी। हिंदू धर्मावलंबियों में हमारे पास शिव ऐसे हैं जो पूरे समूचे भारत में पूजे जाते हैं, दक्षिण में भी, महाराष्ट्र में भी, आसम में भी, लगभग इनकी एक चीज कहा जा सकता है कि लगभग पूजा इनकी पर्याप्त मात्रा में मैक्सिमम लोग करते हैं, ये सही है। अब जिसका क्या प्रभाव है ईश्वर जाने, वो भी ईश्वर है। चलो आगे लिख लो, आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखो, क्या लिखे हो, किरात वंश के माने जाते हैं ना। अब आगे लिख लो, थारू नाम की उत्पत्ति के विषय में थारू नाम की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों का मत है, विद्वानों का मत है कि ये लोग राजपुताना के थार जाते नहीं, मरुस्थल, थार ब्रैकेट अंडरलाइन करो, थार, हाँ, थार मरुस्थल से आकर यहां बसे थे।
थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे थे। इसी आधार पर थारू कहलाए। इसी आधार पर थारू कहलाए। अगला पॉइंट लिखो। थारू लोग कद में छोटे, थारू लोग कद में छोटे तथा चौड़ी मुखाकृति, चौड़ी मुखाकृति और पीले रंग, पीले 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 रंग के होते हैं। पीले रंग के होते हैं। अगला पॉइंट लिखो। आगे लिखो। आगे लिखो। इन जनजातियों में पुरुष, इन जनजातियों में पुरुष धोती पहनते हैं और बड़ी चोटी रखते हैं, और बड़ी चोटी रखते हैं, जो हिंदुत्व का प्रतीक माना जाता है। जो हिंदुत्व का प्रतीक माना जाता है। अगला पॉइंट लिखो। इनका मुख्य खाद्यान्न भोजन चावल होता है। इनका मुख्य खाद्यान्न भोजन चावल होता है। इसके अतिरिक्त दाल कामा रोटी, दूध, मांस, मछली इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इत्यादि का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट लिखो। थारू जनजाति में पहले संयुक्त व थारू जनजाति में पहले संयुक्त व मात्रात्मक या मात्र सत्तात्मक परिवार पाए जाते थे। मात्र सत्तात्मक परिवार पाए जाते थे। लेकिन समय अंतराल इनमें परिवर्तन किए गए या दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, देखो ऐसे, अब एक मिनट रुक जाओ। ऐसे केरल में कुछ जनजाति देखो, मात्र सत्तात्मक का मतलब माता के अनुसार चलने वाला। ऐसे कहा जाता है कि कौन सी जनजातियां हैं जो मात्र सत्तात्मक हैं, पितृ सत्तात्मक हैं। लेकिन अगर अपने यहाँ देखा जाए, जैसे कुकी पाई जाती है एक जनजाति, ठीक है, कुकी है उधर केरल की तरफ, ठीक है, तो वहां पे वो उधर ही मिलेगी तुम्हें। तो उधर क्या है, पनिका है, वहां की स्पेशली ये सब क्या है, मात्र सत्तात्मक। कहने का मतलब यहाँ माता के द्वारा सत्ता होती है, माता प्रधान होती है, पितृ प्रधान नहीं होते। थारू जनजातियों में भी वही था, स्टार्टिंग में क्या था, मात्र सत्तात्मक, ठीक। लेकिन समय अंतराल धीरे धीरे क्या हो गया कि वो थोड़ा
पित्त सत्तात्मक में भी ट्रांसफर होगी, इसलिए कहा गया कि संयुक्त रूप से दोनों पाए जाते हैं। मातृ सत्तात्मक में माता की सत्ता होती है, ये पूछे जाते हैं। मतलब आप लोग का तो थोड़ा सा नहीं, ये समाज शास्त्र में है कि कौन से मातृ सत्तात्मक है, कौन सा पित्त सत्तात्मक है, उसके कारण क्या है। जैसे केरल भारत देश की कुमार राज्य है, केरल में बिटिया को और लड़के को दोनों को बराबर हिस्सा मिलता है। नियम तो हर जगह है लेकिन कहीं लागू नहीं हुआ है, ठीक है। केरल में कंडीशन ये है कि किसी भी पुत्री की शादी अगर उसके माँ बाप के द्वारा कर दिया जाता है तो ये मान लिया जाता है कि पुत्री का जो हिस्सा था वो लेके चली गई, ठीक, तो उसे हिस्सा नहीं मिलता। लेकिन अगर पुत्री शादी अपने मन से कर लेती है तो ये माना जाता है कि अभी उसका पैसा, मतलब उसका धन चाहे चल चाहे अचल क्या हुआ है, बचा हुआ है, तो एक हिस्सा उसको मिलता है। ये वहां माना जाता है, इक्वलिटी पाई जाती है। अब आज भी डेट में भी देखो भारत देश में क्या सर्वदा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, केरल में है। सीधी सी बात है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि हम लोग, और ये चीज ये है। और दूसरा कि तो उपहार की बात तो अलग है भाई, वो तो जिसके पास जितना है दे देता है। दहेज नाम पर भारत में के नियम में ऐसी व्यवस्था की गई है कि आदमी किसी दहेज तो नहीं मांग सकता, लेकिन एक उपहार के रूप में कुछ भी दे सकता है ना, यही तो है भेंट स्वरूप। अगर मान लीजिए कहा जाए कि बिटिया की शादी करने जाओ तो पता लगा तो 10 लाख मांगे। अब दहेज प्रथा केस न बने, अगर आज पुलिस अगर वर्तमान में आ जाए तो क्या कहा जाएगा, नहीं दहेज नहीं, पिता अपनी पुत्री को संप्रेम भेंट 10 लाख रुपया उपहार के तौर पर दे रहा है, बस काम खत्म। सर बिटिया भी तो नहीं बेरोजगारों से शादी कर रही है, बिटिया भी तो नहीं बेरोजगारों से शादी कर रही है। बिटिया वो बेरोजगार से नहीं कर रही, जो एम्प्लॉयड नहीं है, जो खुद बेरोजगार है, वो थोड़ी ना मतलब कंप्रोमाइज कर सकती है। तो इसी में है, चलो आगे लिख लो। अरे ठीक है, इन्हें बहुत बड़ा इश्यू है क्या, इशू नहीं है। चल आगे लिखो, वह वाला चल लिखो। थारू समाज में, अगला पॉइंट लिखो, थारू समाज में ये सब जो लिख रहे हो ना, एक इतिहास है एक तरीके से। इसमें पेपर चाहे परसों हो जाए चाहे 2 साल के बाद, जो उत्तर प्रदेश का ये सब चीजें बदली थोड़ी जाएंगी। कब आया 67 में, 2003 में थारू कहाँ पाए जाते हैं, ठीक। थारू समाज में क्या लिखे हो, विवाह प्रायः बिना दहेज के, थारू समाज में विवाह प्रायः बिना दहेज के ब्याह नहीं होता, बिना दहेज के होता है, एक माध्यम है जरूर। बिना दहेज के होता है, ठीक। आगे लिखो, उसी के आगे लिखो, विवाह का खर्च, इनमें एक सबसे अच्छी चीज यही है, विवाह का खर्च प्रायः दोनों पक्ष मिलकर करते हैं या उठाते हैं। विवाह का खर्च प्रायः दोनों पक्ष मिलकर उठाते हैं, मिलकर उठाते हैं। इन जनजातियों में एक बढ़िया है, भारत देश में भी जानते हो, भारत देश में कुछ समाज के लोग ऐसे हैं कि वो विवाह में जानते हो क्या करने लगे। एक हमारे जानने वाले थे, वो थे जायसवाल, तो वो शादी तय की, उनकी मेडिकल स्टोर था भैया, देखो बढ़िया आदमी थे, रुपया था उनके पास ठीक ठाक। तो वो वहाँ जहाँ बच्ची की शादी तय की है, उसके ससुर को बुला कहे अगर मैं मंदिर में शादी करूँ, बेटिया को इधर करके तैयार करके अपना 2 4 6 लोग लेके चले आए और 2 4 5 लोग को लेके तुम चले आओ और शादी नॉर्मली कर दी जाए। जैसे थारू जनजाति की बात आई तो कर दे रहे। तो उनके ससुर ने कहा कि वो बच्ची के, लड़के के पिता, बच्ची के ससुर ने कहा कि बिटिया के कि भाई करने का क्या मतलब है। कहें देखिए हम पैसा बचा नहीं रहे हैं, पैसा हमारी आपकी जितनी बात हुई उतना पैसा देंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास 4 व्हीलर तो है ही है, उसी में बैठा के लेके चले आए, आप बेटवा को लेके चले आओ, बढ़िया मंदिर है बेला देवी वहाँ प्रतापगढ़ में, शादी वही करा दो, 10 लाख रुपए आप दे दो, ठीक है, और 18 लाख वो देने को तैयार थे जो बात हुई थी, और 28 लाख रुपए की वहां पे एक दुकान बनी बनाई मेडिकल स्टोर की, अस्पताल के सामने, बहुत अच्छी चलती थी। कहा वो चल रही है, वो खरीद दिया जाए। और लड़का क्या किया था, ये भी वो डी फार्मा कर रहा था। ये सुझाव बड़ा अच्छा लगा उनको, कहे ठीक है। तो कहना आपने ऐसा क्यों कहा, कहने के लिए कहे कि खाना खाने अपने यहाँ आएंगे लोग और एक पूरी अगर कम पड़ गई ना तो मारा कोनो मन ही है,
ठीक, बस 2 दिन, 1 दिन खाएंगे, 2 दिन गाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। और इसमें कोई मतलब नहीं है। 10 लाख आपका खर्च होगा ना भाई, आप 10, 15, 20 गाड़ी ले आओगे, रिश्तेदार आएंगे, धोती दुनिया भर का, कुछ नहीं करना। 2-3 दिन तक आदमी कहेगा, उसके बाद कोई कुछ नहीं कहेगा। और वो सत्य बात थी। और कहे कि हमारा भी खर्च होगा आपका 28-30 लाख दोनों आदमी वो कर लिए। और अब तो मान के चलो जो लड़की है उसको भी NM को कोर्स करा दी, वो मेडिकल स्टोर चलाते हैं और उसी अस्पताल में वो प्राइवेट, मतलब जो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट थे उनसे बात करके 18,000 की नौकरी करती, बढ़िया लाइफ सेटल हो गई। नहीं आदमी खाते बस, बढ़िया शादी रही, दोनों दिक्कत नहीं रहा। थोड़ा सा असामाजिक हो जाएगा मामला, बस असामाजिक मैटर है लोगों से, ना हम उनको बुलाएंगे ना वो हमको बस। बुलाएंगे। अब एक चीज इसमें गड़बड़ होगा, असामाजिक कंडीशन हो जाएगा। गजब गजब में नहीं है यार, 1 रोटी खाना न खिलाए, ठीक, लेकिन उनके हिसाब से सही रहा। अरे बहुत से कंजूस हमारे मोहल्ले में है तो, अरे वो मतलब जो जनेऊ में नहीं किया जाता है वो गंगा के तट पे जनेऊ कर लेते हैं, वैसे जनेऊ घर में करना चाहिए। चलो नहीं बुलाते, अलग अलग, सबका अलग अलग सब वो है। चलो एक प्रश्न, चलो छोड़ जाने दो। एक प्रश्न है, ये पूछा जाए प्रायः वह कौन सी उत्तर प्रदेश की जनजाति है जो शादी का पैसा संयुक्त रूप से उठाती है? थारू जनजाति, मतलब दोनों लोग मिलकर के काम करेंगे। ठीक, अब आगे लिखो अगला पॉइंट, अगला लिख लो। थारू समाज के अंतर्गत, थारू समाज के अंतर्गत विवाह रस्म को संपादित करने वाले व्यक्ति को, थारू समाज में विवाह रस्म संपादित करने वाले व्यक्ति को भर्रा, ये पूछा जाता, ब्रैकेट लिख लेना, पुरोहित, क्या भर्रा, ब्रैकेट में, हाँ, भर्रा कहा जाता है। ये ऐतिहासिक चीजें हैं ना, पूछा जाता है ना, हाँ, भर्रा कहा जाता है। ये अब देखो, चाहे कोई इतिहास समझ लो और चाहे उत्तर प्रदेश का, देखो पूछता नहीं है ऋग्वेद का वाचन करने वाले व्यक्ति को, यजुर्वेद का पाठ करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, उसमें देखते नहीं हो, इतिहास में पूछता नहीं है। तो वैसे यहाँ पूछ ले कि निम्नलिखित में से भर्रा किस नाम से जाना जाता है, उसमें लिखा रहेगा थारू समाज के विवाह संबंधित पुरोहित। या पूछा जाए कि थारू समाज में विवाह रस्म निभाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, भर्रा। ठीक, ये उनकी भाषा है। एक बात और, कभी जैसे कुछ चीजें होती हैं दूसरे समाज में सही नहीं लगती, वैसे वो अपने समाज में सही नहीं लगता। जो जिस भाषा को बोलता है उसके लिए बहुत बढ़िया है। मराठी के पास चले जाओ, जो हम आप बोल रहे हैं तो कहेगा सब बेकार है, जैसे उसके यहाँ बम्बई चले जाओ। अब अपने यहाँ अगर कोई बड़ा सीनियर होता क्या कहते हैं, भैया एक मिनट सुन लो, यही तो कहते हैं ना। अब मराठी भैया मैंने कहा बेवकूफ आदमी, यही तो। अगर कहते हैं लोग कि वहाँ का किसी भैया से कहे तो समझ लेता है कि कहाँ का है, या तो यूपी का रहने वाला है या तो पूर्वांचल कुल मिला के बिहार का। तो उनके यहाँ भैया का मजाक बनता है। अपने यहाँ भैया किसको कहते हैं, जो हमसे पहले पैदा होता है, जिसे हम श्रेष्ठ मानते हैं, बड़ा भाई जिसे कहते हैं, तो पूजनीय होता है, उनके लिए बात अलग है। जैसे उन्हें कहते भाऊ, अपने यहाँ कहते भाऊ का, देखो अपने अगर कोई बोला जाए कहीं तक आपको बिलारी है इसके नाम में भाऊ है कि नहीं। तो उसे ऐसे एक दिन किसी सबने पूछा था कि उड़ीसा था ना, उसको ओडिशा कर दिया गया, कलकत्ता था कोलकाता कर दिया गया। फिर मतलब तो कुछ ना कुछ रहा होगा, इन शब्दों का परिवर्तन था। सबका उन सब समाज में उन लोगों के जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होते हैं, उनसे उनके जो शब्द लिखे गए थे उसका जो ट्रांसलेट हो रहा था उनके लिए थोड़ा सा गड़बड़ था, उनकी जातियों के लिए। ठीक बात समझ रहे हो कि नहीं। जैसे अब क्या कहें, छोड़ो जाने दो। किसी किसी समाज में तो लोग बच्चे को बच्चियों को ऐसे नाम से बुलाते हैं कि हमारे सबके झगड़ा हो जाए। अरे हाँ, जैसे पंजाबी का है, कहने की बात नहीं है। अब पंजाबी जिस हिसाब से बात करता है, ठीक है, उसमें तो मार हो जाए। अब बम्बई में जो साधारणता भाषा है, तो उससे अब हर बात में बे करके बतियाते हैं ना बम्बई वाले। तो अपने यहाँ तो आदमी एक बात कहेगा, देखो कायदे से बात करना हो तो बात करो और नहीं देखिए किनारे नहीं करो, ये हर बात में बे। लेकिन उनके यहाँ क्या है, उनके यहाँ सम्मानित शब्द है। तो अलग अलग है। अपने कौन सम्मानित शब्द है भैया, हर बात में बे, ये मैं तेरे को, गाँव से आ रहे मुंबई के, मैं तेरे को कह रहा हूँ, हर बात में तेरे को।
तो हमारा छोटा वाला भाई था, कहा यार देखो बात करना हो बात करो, ये रे तेरे ना किया करो, बात सुनो तो सवेरे जब से मिले तो गांव के आदमी हो, पापा तो मतलब चाचा लगते थे उनके पिताजी, क्या चाचा कितने बढ़िया थे, तुम 4 दिन से बम्बई का रहा लगे तो शांत हो गया। मतलब जो कल्चर जहाँ है उसको वहीं बोलो। अब ये बात यहाँ पर जहाँ आप लोग रह रहे हैं, अभी बाहर निकल जाते हैं, कहीं कोई आदमी कहे तेरे को, एक बार देखोगे तो सोचते कि हो सकता है दिमाग उमा की ढीला आदमी हो, ठीक है, फिर दोबारा कहोगे तेरे को तो आदमी के यहीं आओ, बहुत बड़े यहाँ वहाँ। अब ये तिबारा समझाएगा तो मार देगा, है कि नहीं। अब वहाँ जैसे पंजाब वाले हैं, हर बात पहली गाड़ी, तो यहाँ पहली गाड़ी में पड़ जाएगा जूता। उनके यहाँ तो मतलब उनकी एक समझ लीजिए मदर लैंग्वेज है, लेकिन हर जगह चल नहीं सकता, सबका कल्चर अलग अलग है अपने यहाँ। हाँ अरे परियो कोनो देश है यार, ऐसे कोनो राज्य है मतलब बोले ना तमीज ना हो आदमी की है, अपने घर के आदमी गरिया डालते हैं। कुछ दिन के बाद चल क्या लिखे थे इसमें अंतिम में क्या लिखे बिटिया, क्या कहते हैं, भर्रा कहते हैं। अब आगे लिखो अगला, ये लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, ये लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। ये सब कहाँ गए, बिटिया का है भाई, तो आगे लिखो, ये लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, आगे लिखो, तथा इनके अनेक देवी देवता तथा इनके अनेक देवी देवता होते हैं। अब होता ना था तू जाते तो हो गए। अब आगे लिखो अगला पॉइंट, ये भूत प्रेत तथा जादू टोने में भी विश्वास रखते हैं। हाँ लिख लो, ये भूत प्रेत कामा जादू टोना इत्यादि में विश्वास रखते हैं। भूत प्रेत कामा जादू टोने में विश्वास रखते हैं। पूर्ण विराम लगा लो। अगला पॉइंट लिखो, इस जनजाति के अंतर्गत बदला विवाह, बदला, इस जनजाति के अंतर्गत बदला विवाह पाया जाता है। बदला विवाह का मतलब है जैसे हमारे यहाँ कोई शादी करे, ठीक है, तो उसके एवज में हम उसके यहाँ शादी करते हैं। देखो भारत देश में एक बात बताएं, 16 संस्कार, 8, अब शादियां कितनी हैं? 8। विवाह कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। और संस्कार कितने हैं? 16। ये हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है 16 संस्कारों से संबंधित हिंदू धर्म और भारत देश में 8 विवाह पाए जाते हैं। विवाह का अलग अलग सिस्टम है, ठीक है, ब्रह्म, आर्ष, प्रजापति, देव, असुर, राक्षस, ये सब वाले विवाह हैं, नहीं पढ़े नहीं होंगे, ये सब पार्ट है इसका, क्या कहते हैं, समाज शास्त्र में है कि 8 प्रकार का विवाह, 16 संस्कार। उसमें सबसे पवित्र ब्रह्म होता है, ब्रह्म मतलब होता है, प्रजापति होता है, आर्ष होता है, असुर होता है, वर विवाह होता है, गंधर्व विवाह होता है, ढेर विवाह है, ठीक। गंधर्व विवाह का मतलब गंधर्व विवाह का मतलब अपने मन से, हाँ उनका ये कहा जाता है। जैसे रुक्मणी का वो गंधर्व विवाह का मतलब ये कि मन पसंद से, जैसे हाँ उसी को लव मैरिज जिसे कहा जाता है। दोनों पक्षों के, सीधी सी बात है, दोनों पक्षों के सहयोग से होने वाला विवाह, ठीक। बस ये सर इसमें विधवा विवाह या बदला ये वाला था, क्या कहते हैं, बदला विवाह या विधवा विवाह था? बदला, विधवा नहीं, बदला बदलाव। नहीं मेरे में सर विधवा विवाह लिखा है, पता नहीं गलत लिखा है। विधवा इसमें लिखा है थारू जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन है। विधवा विवाह इस प्रकार के विधवा, अच्छा विधवा विवाह का सुनना, अच्छा दोबारा, अच्छा ये उन्होंने कहा बदला, लिखो क्या लिखे हो, बदला विवाह का प्रचलन, ठीक। अब उसकी आगे लिखो, वही होता है, बदला नहीं, आगे लिखो, जोड़ी कहते हैं। आगे लिखो, ये लोग
हिंदुओं के लगभग सभी त्योहार को मनाते हैं। ये लोग हिंदुओं के लगभग सभी त्योहार को मनाते हैं। ठीक, अगला पॉइंट लिखो। हिंदुओं के त्योहार लगभग मनाते, अगला पॉइंट लिखो। फाल्गुन पूर्णिमा, वही फागुन, हाँ, फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्योहार इन जनजातियों में कई दिनों तक लगातार मनाया जाता है। उसके आगे लिख लो, आगे होली का त्योहार लेकर में, क्योंकि एक दिन फागुन चैत्र, एक दिन चैत्र जब लगता है तब मनाया जाता है ना, इतना तो पता ही होगा। फागुन जब बीतता है उसके बाद चैत्र के पहले दिन होली मनती है। और इनमें जो पूर्णिमा है बता दे रहे हैं, ये जो फाल्गुन की पूर्णिमा है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, वहीं से शुरू करते हैं, लगभग कई दिन मनाते हैं, सब लोग। अब आगे लिख लो, आगे लिख लो, जो अगला पॉइंट लिखो। इन जनजातियों में अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, ठीक। अब वो नहीं लिखा हमने। और अगला दिवाली को सब, हाँ हाँ लिखो, आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखो। थारू जनजाति दीपावली के दिन को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। लटभरवा भोज का आयोजन करते हैं। लटभरवा भोज का आयोजन करते हैं। कार्य बहुत है इनके यहाँ। एक क्या है उसका, कुटकुला करके एक विवाह पाया जाता है, विधवा पुनर्विवाह है, भोज पाए जाते हैं इनके यहाँ, कई चीजें हैं, लेकिन सब हाँ, लेकिन सर्वाधिक देखिए, एक है नॉर्मली पूछने वाला परीक्षा में, तो 4-5 है। एक है कि अगर इसको सोसाइटी से, अगर मान लीजिए समाज के परिप्रेक्ष्य से किताब अर्थात एक विशेष विषय के रूप में देखा जाए तो बड़ी क्वालिटी है इनके अंदर, ऐसा नहीं है तो बहुत है, ठीक। प्रश्न इसमें वो 2 ही 3-4 हैं जो जनजातियों में आता है। 1967, 2003, महाराजगंज, बलिया और क्या है चंदौसी, ये 3-4 जो जिले, कौन से जनजातियां पाई जाती है, इनका मूल निवास क्या है। और थारू के लिए जो ज्यादा प्रश्न है, तराई के क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति, ठीक। एक दूसरा, दीपावली को शोक के रूप में मनाए जाने वाली जनजाति, ये 2, 3, 4 करके जो पूछते हैं, ठीक। पुरोहित वाला विषय लिखवा दिए, हो सकता है इतिहास कभी पूछ ले कि भर्रा नाम के शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस जाति से संबंधित है। थारू के पुरोहित को कहेंगे, ठीक है। अब आगे एक लिखो जो नया हुआ है, एक अगला पॉइंट लिख लो, बाकी कहेंगे, लिख लो आगे। लखीमपुर जिले में एक महाविद्यालय, लखीमपुर जिले में एक महाविद्यालय थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु लखीमपुर जनपद अर्थात जिले में एक महाविद्यालय थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया। अगला लिखो, उसे क्या कहते, जहां पर बड़ी संख्या में ये शिक्षा प्राप्त कर
जहां पर बड़ी संख्या में, उसी लाइन में लेना आगे, जहां पर बड़ी संख्या में ये शिक्षा प्राप्त कर उच्च सरकारी पदों पर कार्य कर सके। सर अपने लोग कौन सी जनजाति में आते हैं? और अपने लोग उच्च सरकारी आप अपने लोग कौन जनजाति में पद प्राप्त कर सके। अरे वो कनक का सेवन करके आए हैं ना। नहीं, कनक में दो शब्द होते हैं, कनक सोने वाला होता है, एक धुरा होता है, उसमें वो भी शब्द तो ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। नहीं शब्द क्या, जैसे तुम प्रश्न कर रहे हो तुम बता वो ऐसे क्यों गया बच्चा, छोड़ो। होगे तो वो भी सर इंसानी मतलब। अरे वैसे कह दिया, छोड़ो। वो समझ रहे ऐसे बोल रहा है कि हम किस में हैं, और तुम कोई जातीय में नहीं हो जहाँ से पढ़ाई आती है। हाँ पढ़ाई जाती है। चलो ये हुआ उसका, ठीक है। अब आगे लिख लो, अगले हेडिंग डालो, भुक्सा लिख लो, भुक्सा भुक्सा कुछ भी लिख लो। थारू का हो गया है, 3-4 प्रश्न इसमें आता। आगे लिखो भुक्सा, ज्यादा ना लिखो, पूरा हो जाए ना सोच रहे हैं। भुक्सा या उसे क्या कहते हैं? भोक्सा। भुक्सा कहते हैं, भुक्सा। भुक्सा भुक्सा आप लिख करके लिखना। आगे लिखो भुक्सा जनजाति प्रदेश के बिजनौर जिले में दोनों जने की बिटिया अलग कर दी, एक जने का बाहर, एक जने के इधर। सर की चोटी बांध देते हैं। हमारे मुंशीपुलिया में लखनऊ में 2 बच्चियां थी, वो एक पहली चीज तो 15 मिनट लेट आती है, ज्यादातर 13 मिनट 15 मिनट दोनों, और दूसरी चीज वो बैठेगी एक सांप से पीछे एकदम। बहुत बड़े बढ़िया नेचर है बच्चियों का, ऐसा नहीं है, लेकिन उसी 1.5 घंटे में वो पढ़ाई भी कर लेंगी और वो जो आपस में बातें रहती है उसको भी निपटा लेंगी। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं था वो पढ़ती नहीं थी, वो पढ़ती भी थी। इस बार उसका रनिंग लगी है फिजिकल पुलिस वाले में। हाँ ऐसा नहीं, लेकिन एक दिन हम टोके तो कहने लगे सर क्या करें, जब आप उधर कुछ बात करने लगते हो ना तो कुछ हम लोग का इम्पोर्टेंट रहता है, हम कर लेते हैं, क्या ठीक है, जानने लायक नहीं तो नहीं। बताओ बच्चे हैं, लेट वो लोग आते हैं, थोड़ा सा दूर से आते थे। आगे लिखो, क्या लिखो? भुक्सा जनजाति, क्या लिखो? भुक्सा है, हेडिंग बनेगी, नीचे लिखो बिजनौर जिले में, हाँ नहीं, जिले में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती है। भुक्सा जनजाति प्रदेश के बिजनौर जिले में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती है। अच्छा ये खतरनाक तो नहीं होते? जैसे मान लो कि आप घूमने जाते हैं जिले में, अगर आप इसे घूमने जाते हैं, लोग बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े शॉपिंग मॉल में चाहे जा रहे हैं, तो क्या मतलब वहाँ के थाने से एक परमिशन से मिल जाना है या ऐसे? नहीं, ये जो आपने पूछा है ये सवाल पूछे भी गए हैं। हाँ, कि कुछ जनजातियां हैं, उनके एरिया में जाने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। कमांडो भी जाएंगे सर, तो क्या मतलब ये सब 1, 2, 3 चीजें हैं। एक बात और जान लो कि जैसे एक उसमें है इन्वायरमेंट में कहा जाता है कि जो संरक्षित क्षेत्र हैं सरकार के, जहाँ जानवर रहते हैं, आप बिना पूछे नहीं जाओगे किसी की मत। उसी तरीके से बनाए गए हैं नियम, आप जनजातियों के क्षेत्र में जाने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये 2008 के बाद बहुत अनिवार्य हो गया था। लगभग बार हम बताए थे, अंडमान निकोबार जनजातियों में वहाँ पे एक सैंपिन जनजाति होती है, और एक अंडमान निकोबार में एक और जरायु करके एक जनजाति होती है, ठीक, जोरवा करके, जोरवा। कारण क्या था कि कहना नहीं चाहिए, इतना जनजाति सभी कभी मिले नहीं हो। देखो वो अच्छी जनजाति वो हैं जो जन्म से हैं। अब अभी आप मान लीजिए बैकवर्ड में जन्म लिए, कुछ दिन के बाद आपको जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाए तो तुम जनरल थोड़ी ना हो जाओगे। एक कहावत कही जाती है गांव में कि अगर 100, मतलब बुरा न लगे किसी को, शूद्र के बच्चे में किसी एक ब्राह्मण के बच्चे को बैठा दो ना, तो चाहे जितना वो गरीब हो, और शूद्र का बच्चा चाहे जितना पैसा वाला हो, वो सभी एक रहेंगे। लेकिन वो ब्राह्मण का बच्चा जो होता है, गांव में कहावत थी, किताब से रिलेट नहीं करता, ये कहना नहीं चाहिए, उसकी लाइट
उसके बात करने का तरीका और 100 आदमी बताता है, ये तो नहीं आदमी बता पाएगा कि ब्राह्मण लड़का है, लेकिन ये कहेगा कि इनसे ये अलग है, इसकी वैरायटी कुछ अलग है। बस बड़ व्यवस्था मतलब छोड़ो, कहने का मतलब ये अलग है। उसी तरीके से वो जनजातियां जो जन्म से, अभी किसी जनजाति से मिले नहीं हो, तभी मिलो तो लगता है उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, उनके बोलने का तरीका तो मान लीजिए जिले जिलेवार गड़बड़ हो गया है, लेकिन उनकी शरीर की जो संरचना है वो बहुत अलग है। बात हमारे साथ एक लड़का रहता था, बताया तो थे शायद आप लोग को, उसके विश्वास रखो यहाँ से लेके बाल जो थे, जब ये बाही मोड़ता था तो मतलब इतने बाल, इतने बड़े बड़े बाल, जैसे पैर में नहीं होते हैं, यहाँ पे ऐसे बाल, वो बहुत परेशान हो गया था अपने शरीर से। वो IIT में था, इस समय तो असिस्टेंट कमांडेंट है। कारण क्या था, वो जन्म से था। जब उससे हम पहली बार जब मिले थे, वो IIT करने आया था, तो बहुत एक चीज, बड़े नेक व्यक्ति होते हैं, झूठ फरेब ये दुनिया भर की चीजें इनको नहीं आती, और धर्म से बहुत लीन होते हैं। तो उसको देखे थे तो ये मिला, हम एक नाई की दुकान पे गए तो बाल कटवा रहा था, शर्ट उतारवा करके, वो कंघा लगवा के, तो निकला वहां से। तो बात ऐसे करता था क्योंकि IIT की स्टूडेंट था। पूछने लगे तो हम वहीं बैठे बैठे, हमारे पता नहीं क्या दिमाग की बात आई, मैंने कहा कमरा लेके रहते हो, कहना हमके चलो हमारे यहाँ रहोगे। तो कहने लगा कि भैया आप अकेले, हम अकेले रहते हैं, कोचिंग सुबह चले जाते हैं सिविल वाले में, रहना तुम रहना हो तो कहा किराया दे देंगे। किराया का यार पूरा नीचे ऊपर मकान बना है, अकेले में रहेगा, डर लागत है, पता नहीं कोई मार उड़ा रात बिरात आएगा तो रहेगा, ठीक है। तो आया, पहले दिन रहा, तो उसकी एक्टिविटी, बात करने का तरीका बड़ा अजीब था, कि जैसे कि सुबह उठ जाना, चलो अच्छी चीज है, कहीं चले जाना, शाम की टाइम स्कूल से आने के बाद भयंकर ठंडी पड़ती, स्नान करना, फिर ठेके पे जाना, ठेका से दारू खरीद के ले आना, उसको पीना, उसके बाद पता नहीं क्या जैसे भी था ईश्वर जाने। उसकी कुछ एक अलग, किसी कोई पेड़ था, मोटरसाइकिल से जाया करता था, उस पेड़ के सामने अपनी समस्या बताता था, कुछ दूर पे था ना, हमने कभी पूजा करता था। हाँ, पूजा जो भी पेड़ रहा हो, वो पेड़ के सामने, उसको किसी फोटो से, किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं था। हमने एक दिन ऐसे नाराज होकर कह दिया, एक दिन देखे, 2 दिन देखे, मैंने कहा यार तुम समझा कि एक मंदिर के बाद दूसरी मंदिर पहुंचता रहा तो उसे बड़ा बुरा लगा। फिर एक दिन ने कहा यार बीमार हो जाओगे, लीवर डैमेज हो जाएगा। 1-2 बार हमको सचेत किया था कि ये मेरा पर्सनली मैटर है, सब भैया आप हमसे बोला ना करिए इसमें, लेकिन अब हम भी थोड़ी आदत बोल दिए। तो हमसे एक दिन कहा कि हम स्पष्ट, हम आपसे ज़्यादा साइंस पढ़े। उसने हमसे कहा कि हम आपसे ज़्यादा साइंस पढ़े हैं, हमें ज्ञान है, मैं जानता हूँ कि इस अल्कोहल को पीने के बाद मैं मर जाऊँगा, मेरा लीवर सड़ जाएगा, लेकिन मेरे धर्म, जो मेरा मतलब जो उसका धर्म था, जो उसका कल्चर था, वो इस बात की परमिशन देता था कि उसको करने के लिए बाध्य था, मरना मंजूर था, लेकिन उससे किसी भी दिन, एको दिन उसको छोड़ नहीं सकता था, ऐसा उसके कल्चर में बताया गया था। वो हमसे बताया, कहा मुझे मालूम है कि साइंस कहता है क्या है, ये जहर है, अल्कोहल, तो मर जाएंगे। उसके बाद से मुझे हाथ जोड़ा था कि आप मतलब बीच में ना पड़ा करिए इस तरीके, इसलिए मुझे बुरा लगता है, मैं अर्ध कपड़े पहन के जाऊं या नग्न अवस्था में से, गुस्सा करके कहा। आप उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हो, क्योंकि मेरे उसमें कल्चर में है, मेरी संस्कृति में है। अब आप कहते हो कि नहीं, पहले नहाए धोई लो, तेल और लगा लो, फिर पैंट पहन लो, शर्ट, एक दिन से ही कहा आप मंदिर जाते हो सुबह, आप नहाते हो, उनके यहाँ कहा नहाए धो के तेल और लगाए, कंघा करे कौन मंदिर जाओ जाते भैया पैंट पहन के। अरे मंदिर जाना है आपको तो मतलब एक तरीके से जितने वस्त्र की आवश्यकता है बॉडी में उतना पहन करके, और जाइए आप इस ठंडी में, कोहरा पड़ा है, जल चढ़ा के आइए आप। तो हम जाने आप हिंदू धर्म से रिलेट, सवेरे सोए उठे हो, उसके बाद चले गए वहाँ एक्सरसाइज करके आए हो, फिर नहाए हो, पूजा करोगे, आए बाद 1.5 लीटर दूध पियोगे, मतलब एक खराब लगा, बहुत उल्टा बोला, लेकिन बात बहुत समझदार था। तो जाते समय मतलब था। उसके बाद वही IAS UPSC का फार्म आया था, और IIT कर रहा था, लखनऊ IIT जो बना हुआ है, यहाँ बीटेक कर रहा था। इसी बीटेक करते करते खत्म होते होते उसका असिस्टेंट, एमटेक में जब एडमिशन लिया तो असिस्टेंट कमांडेंट हो गया था, और दिल्ली चला गया UPSC से असिस्टेंट कमांडेंट। अरे इस समय बहुत बड़े पद पे है यार। कारण क्या था, उसकी मैरिट नहीं गई। उसी PCS की परीक्षा हम दिए थे, तो हमारी परीक्षा उसमें सब्जेक्ट था 100 कुछ गई थी, उसकी मैरिट 32 गई थी 150 में। 32 क्वेश्चन पर उसको मेन से लिखा था, और हम मेन से लिखे थे लगभग 160 प्रश्न पर, ये उसमें फर्क था। वो
पूरी तरह जनजाति था, कहाँ का तमिलनाडु का रहने वाला था। किसी जमाने में उसके बाबा को कोई आदमी नेक अच्छा व्यक्ति मिल गया था, बाबा को वो ले गया, फिर बाबा को पढ़ाया गया, फिर बाबा जनजाति में शादी किए, फिर पिताजी पढ़े तो सामान्य शादी किए। इस तरीके से उसका कल्चर धीरे धीरे बदला, लेकिन उसकी शरीर, उसके बात करने का तरीका, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो ये बयां करता था कि अन्य लोगों, हमारे आप में बैठ जाता ना तो आप ये तो कह नहीं सकते हो, वो भी इंसान है, लेकिन ये कहते कि हमारे समाज से थोड़ा सा हटके है। लेकिन अब ये नहीं कि योगी आदित्यनाथ, मुलायम सिंह ये कह दे कि ये जो वर्मा है अब इनको एससी कर दो, ये तो बनावटी जातियां हुई ना। आज इनको जनरल में करो, कल उनको ओबीसी में करो। वो जातियां जिसको ईश्वर ने बनाया है, मतलब हम उनको डिवाइड किए हैं, वो जाति ना कहो, वो प्रजातियां जो भगवान ने बनाई है अलग अलग, उनका स्ट्रक्चर अलग है, बात करने का तरीका भी। अब देखो उसके साथ में बताया 2008 में जो जारवा जाति थी, छात्रों भैया, जारवा जाति थी, 2008 में मैटर हुआ था, उनको इतना ज्ञान नहीं था। दिल्ली यूनिवर्सिटी या दिल्ली रहा हो या कोई और रहा हो, बड़े बड़े बच्चे बच्चियां चले गए घूमने टहलने, ठीक, पहाड़ी पर। वो बिटिया थी, अब बिटिया से उसकी फोटो खींचे, ठीक, पेपर में 2008 वाले पेपर में बहुत हाईलाइट था, हम तो गांव में रहा करते थे। उस बच्ची को बुलाए, बच्ची आई, बात नहीं समझ पाई, अब वही है क्या कहना, उसका वस्त्र जो था उसे उतरवाया, ठीक, फिर उसकी फोटो खींचे। ये लोग तो कैमरा लेके, मोबाइल तो था नहीं, कैमरा लेके गए, सारी चीजें। दिक्कत कहाँ हुई, कैसे क्या था, वो फोटो किसी तरीके से, आप तो वायरल कह सकते हो आज के जमाने में, लेकिन वो लीक हो गई, फोटो लीक हो गई तो गलत हुआ। ये पेपर वाले ने भी, जो बेचारे ने छापा था, जब हम वहाँ थे अपने प्रतापगढ़ में, इलाहाबाद में, तो ऐसे करके उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट इतना जबरदस्त एक्शन लिया था। उस फोटो के बाद सबको बुलाया गया, जितने लोग थे, बच्चियों को सबको रिस्ट्रिक्टेड किया गया। और जज साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी बच्चियों से कि ये बच्ची थी तो तुम भी बच्ची हो। तो उन्होंने कहा सर हमें निष्कासित न करिए कॉलेज से, बेकार हो जाएगा, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएंगे। जज साहब ने एक बात बोली थी, इस बच्चे को आपने ऐसे कंडीशन में कुछ समय तक रखा और उसकी फोटो बनाए, जो भी किए, ईश्वर करे नहीं करना चाहिए, और आप लोग का साल बर्बाद हो जाएगा, भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हम एक शर्त पे आपको छोड़ सकते हैं, जैसे कंडीशन में बच्ची है इसी कंडीशन में गेट के बाहर चले जाओ, इसी कंडीशन में कोर्ट तक तुम चली जाओ। जितनी पाबंदी लगाई गई है डिग्री सब बहाल कर दिया जाएगा। बच्चियां सब फूट फूट के रोने लगी, तो वही जज साहब ने कहा वो भी तो बच्ची थी, वो भी तो बिटिया थी, उसको ज्ञान नहीं था, तो क्या कर सकते थे बताओ तुम लोग। लेकिन वो साल जो था बच्चों का, पूरे साल बच्चों को उनका हटा, मतलब जो कर रहा था मेडिकल जो कर रहे थे, एक साल के लिए सारे बच्चों को निष्कासित कर दिया गया था। और भारत सरकार को ये व्यवस्था की गई थी, नियम बनाया गया, मनमोहन सिंह की सरकार थी कि केंद्र सरकार अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट इनके सुधार अर्थात इनकी सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर नियम बनाए और प्रत्येक व्यक्ति से मिल न पाए, चाहे जो भी। जैसे आपने भी एक बात पूछी थी ना कि सर मिलने के लिए, मतलब जो नियम बने हैं वो बने हैं, और कठोर नियम बनाओ, जितना कठोर बन सके, ताकि कोई व्यक्ति किसी से खिलवाड़ ना कर सके। बात सही भी थी, मतलब जो चीज, जैसे अभी एनसीआर अपने दिल्ली में बच्चे 1 से 12 तक का स्कूल बंद हुआ, ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने गलत क्या कहा, स्कूल मैं बंद किया हूं, स्कूल मैं खोलूंगा। और तुरंत उन्होंने कहा कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के डायरेक्टर कहाँ हैं, यही तो बोले थे। ये जो सरकार ने बनाए रखा है दुनिया भर का आयोग बोर्ड, कर क्या रही है, इतना पॉल्यूशन हो कह रहा है। जवाब मांगा था उसने, 72 घंटा दिया था, तलब किया था कि जो सुविधाएं दे पाते हो दो, नहीं तो और कठोर से कठोर सुविधाएं देने का प्रयास करो, उसको बनाओ। लेकिन ये जो कांड हुआ था ना, बहुत, अरे छोड़ो जाने दो, हम तो दिल्ली का बात करते थे, बदतमीज आदमी हैं, जितने महानगर हैं, हम तो कह रहे किसी कोई आदमी किसी लड़का लड़के का अपमान करे, ठीक है, ये कोई उचित, अरे अब करें बच्चियों को तो कम से कम समझना चाहिए, बच्ची का अपमान कर देते हैं। रोड पे जो कूड़ा गिरने वाले उसे लगता है अरे तुम्हारे पास पैसा है, तुम अच्छे घर की हो, लेकिन अगर कूड़ा है गिर रही है तो उसका दिमाग मेंटल गड़बड़ है, तो ये थोड़ी ना होता कोई उसके ईटा मारेगा, कुछ उसको कोई मजाक बनाएगा। ऐसे हैं जो कुछ हैं घर के बच्चे, लेकिन अब तो सरकार बड़ी सतर्क है। लेकिन ये वाला जो मैटर बताया तो बड़ा ज़्यादा हो गया था, बहुत उड़ गया था। जारवा को जो बताया तो कौन सी जाति थी, 2 ही 3 है,
जारवा और सैंपिन 2 ही जनजातियां पाई जाती हैं अंडमान में। ये सब गए थे। चलिए, अरे 2004 में भी जनजातियों के नियम बना, परीक्षा में आता है, 2008 में भी मोदी जी ने फिलहाल ढेर चीज परिवर्तित कर दिया है। अब आगे लिखो, क्या लिखे थे इसमें, आगे क्या लिखे थे, इनके ग्रामीण बस्तियों में ये निवास करते हैं ना, ये लिखे हो, ठीक है। आगे लिखो, अधिकांश लोगों का मत है कि बुक्सा जनजाति, अधिकांश लोगों का मत है कि बुक्सा जनजाति पतवार राजपूत घराने से संबंध रखती है। अधिकांश लोगों का मत है कि पतवार राजपूत घराने से संबंध रखती हैं। संबंध रखती है। अगला पॉइंट लिखो, कुछ विद्वान इन्हें मराठों द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद यहाँ ब्रैकेट में लिख लो उत्तर प्रदेश, निष्कासित किए जाने के बाद यहाँ आकर बसा माना जाता है। अगला पॉइंट लिखो, बुक्सा जनजाति में पुरुष लोगों का कद और आंखें छोटी होती हैं। बुक्सा जनजाति में पुरुष लोगों का कद और आंखें छोटी होती हैं तथा उनकी पलकें भारी, चेहरा चौड़ा, उनकी पलकें भारी, चेहरा चौड़ा तथा नाक चपटी होती है। नाक चपटी होती है। अगला पॉइंट लिखो, इनका मुख्य भोजन मछली व चावल होता है। इनका मुख्य भोजन मछली व चावल होता है। आगे उसके आगे होता है तथा साथ ही साथ मक्का व गेहूं की रोटी तथा साथ ही साथ मक्का व गेहूं की रोटी, दूध दही का भी प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट लिखो, इन लोगों में बंदर, कामागाय, कामागाय तथा मोर का मांस खाना वर्जित माना जाता है। बंदर, गाय, मोर का मांस खाना वर्जित माना जाता है। ठीक है, अब देखो हो गया टाइम आ गया। देखो ये पुराना जो है, ये जो पढ़ रहे हो, जैसे कोई भी जनजाति हो या कोई किताब, वहीं पर भी ये हुआ ट्रेडिशनल। परीक्षा चाहे आज की आप आज हो और चाहे 4 साल बाद, ये पूछा वही जाएगा कि तराई इलाका में कब मिले। ठीक, 67 में क्या हुआ, 2003 में क्या हुआ,
इसमें कोई परिवर्तन नहीं। जैसे मान लीजिए परसों पेपर है, ठीक, तो जिनकी एज नहीं हुई है, जो अभी नहीं दिए हैं, वो तो तैयारी ऐसा कर लो कि बस ईश्वर करे थोड़ा आशीर्वाद हो, 1-2 अटेम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि 2-3 में तो हो ही जाना चाहिए काम खत्म, बार बार जरूरत ना तो। लेकिन तब जब तैयारी अच्छे से हो जाए, पेपर में तो सारी चीजें पढ़ लोगे, पेपर लगाने लगो, गलत उसमें ना हो। जोड़ना क्या रहेगा तुमको? करंट, जनगणना हो गई, जनगणना जोड़ लेना, करंट, कुल मिला कहने का मतलब करंट जोड़ना होगा। इतिहास जो देश का बन गया वो बन गया है, पृथ्वी की संरचना एक बार हो गई है, अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। अभी एक हमारे यहाँ पे आए बंद हैं कर दो बेटा इसको। सर, एक अंकल जी आए हैं